नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक गॉलस्टोन के पेशेंट हैं और आप अपने गॉलस्टोन का इलाज कराना चाहते हैं तो आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी। पर ये वीडियो सबसे ज़्यादा ईमानदारी से भरी है क्योंकि मैंने यहाँ पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है कि भाई अगर आप गॉलस्टोन के पेशेंट हैं तो आपको सर्जरी करानी चाहिए या आपको दवा खानी चाहिए। दूसरा, अगर आप दवा खाते हैं तो कितना % सक्सेस रेट होता है मेडिसिन से गॉलस्टोन को डिसॉल्व करने का। तीसरा, सक्सेस स्टोरी के ऊपर बात करेंगे कि भाई गॉलस्टोन के पेशेंट की वास्तव में पथरी गलती भी है या नहीं गलती है। चौथा, कैसे पता चले कि दवाई जो आप खा रहे हैं अपने गॉलस्टोन को गलाने के लिए उससे आपके ऊपर फर्क पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है। इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरी बात समझ में आए तो मुझे थम्स अप देते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि सर्जरी करानी चाहिए या दवा खानी चाहिए। अगर आप गॉलस्टोन के पेशेंट हैं, आपका गॉलस्टोन 10 mm से बड़ा है या 10 mm के आसपास है और आपको एक्यूट अटैक पेन का होता है तो आपको सबसे पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पेन के लिए कुछ दवा लेनी चाहिए जिससे पेन रिड्यूस हो जाए और उसके बाद आपको देखना चाहिए कि भाई अगर हम थोड़े दिन दवा खा सकते हैं और दवा खाने से हमें हमारा स्टोन डिसॉल्व हो सकता है तो हमें सर्जरी कराने की ज़रूरत शायद ना पड़े। दूसरी बात, अगर आपका स्टोन लगभग 20 mm से छोटा है, सॉलिटरी स्टोन है या फिर कई सारे मल्टीपल स्टोन्स भी हैं, अगर आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्लज है, स्टोन आपका सॉलिटरी है, 20 mm का है, तो आपको पहले दवा के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर एक सिंगल स्टोन 20 mm है, उसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीपल स्टोन्स हैं, तो आपको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तीसरी बड़ी बात, अगर 20 mm से भी बड़े स्टोन्स हैं तो निश्चित आपको एक बार कम से कम सर्जरी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, एक ओपिनियन लेनी चाहिए, पर एक बार दवा खाकर ज़रूर देखना चाहिए कि हो सकता है आपका गॉल ब्लैडर स्टोन गलने लग जाए। चौथी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है किसी भी पेशेंट के लिए कि भाई अगर आप सर्जरी करवा लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 70% टाइम्स पेशेंट का गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ जाता है और इसमें किसी डॉक्टर की गलती नहीं है, ये प्रोसीजर है। पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि जब आप सर्जरी कर रहे हैं अगर कहीं पे गॉल ब्लैडर में कहीं कोई परेशानी महसूस हो रही है डॉक्टर को ड्यूरिंग सर्जरी तो गॉल ब्लैडर को रिमूव करना ही पेशेंट के लिए बेहतर होता है। पर सवाल ये उठता है कि भाई अगर आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया तो कितनी सारी परेशानी आपको हो सकती है। बिल्कुल सच बात है। इस परेशानी का जवाब ढूंढने के लिए आप उन मरीजों से बात करिए जिनका गॉलस्टोन या गॉल ब्लैडर ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। इसीलिए लोग जो है वो गॉल ब्लैडर को रिमूव करवाने से डरते हैं क्योंकि पेशेंट को क्या होता है, फैटी फूड नहीं खा सकते, फ्राइड नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा परहेज़ करना पड़ जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी हल्का सा भी बदपरहेज़ी करने लग जाते हैं तो पेशेंट को परेशानी होने लग जाती है क्योंकि देखिए गॉल ब्लैडर जो है वो हमारा एक स्टोरेज ऑर्गन था बाइल का। अब वो रिमूव हो गया तो लिवर से बाइल की डायरेक्ट सप्लाई होती है। इस वजह से जब ज़रूरत होती है तो शायद उस समय उतना क्वांटिटी में बाइल अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए पेशेंट को इंडाइजेशन इश्यूज़ होते हैं। यही कारण है बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई सर्जरी ना करवाकर दवाई खानी चाहिए। इसके बाद एक बात समझ लीजिए, अगर आपको कभी भी पेन उठता है तो ज़रूरी है कि आप फ़ौरन इन्वेस्टिगेट कराएं, फ़ौरन एक अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर वहाँ पर हल्का सा भी कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो आप सर्जरी ज़रूर कराने के बारे में सोचिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगा एक बार किसी होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए क्योंकि अगर उनके अंदर कैलिबर है और उनके पास एक्सपीरियंस है तो हो सकता है आपको सर्जरी करानी ना पड़े। ये एक सच्चाई है और आप अगर मेरी बात मानेंगे तो हो सकता है बहुत सारे पेशेंट्स की गॉल ब्लैडर की सर्जरी रुक सकती है, हो सकता है करानी ना पड़े। ठीक, अब जो दूसरा सवाल यहाँ पर था हमारे सामने वो ये कि क्या वास्तव में दवाइयों से गॉल स्टोन गल सकता है और जो लोग ये दावा करते हैं वो दावा किस बेस पर करते हैं। देखिए मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। स्थिति ये है कि जब हम आप जैसे पेशेंट्स को देखते हैं और आप हमारे सामने आते हैं तो कई बार हम भी कहते हैं कि हाँ आपको दवा खानी चाहिए। दवा खाने से हम ये देखेंगे कि भाई लगभग 2 महीने में दवा से आपके ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है। अगर फ़र्क पड़ता है आपके गॉलस्टोन के ऊपर तो आप दवाइयों को कंटिन्यू करिए, अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप सर्जरी कराइए। पर सवाल ये उठता है कि भाई क्या पैरामीटर हैं,
कैसे पता चले कि हमारी गॉल स्टोन गल रही है या हमारी पित्त की थैली की पथरी जो है वो गलनी शुरू हो गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में होता है। अब हम क्या करते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, पेशेंट का 45 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करा लेंगे या 30 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, और अगर ज़रूरत नहीं भी पड़ रही है तो लगभग 60 डेज़ के बाद एक अल्ट्रासाउंड करा लेंगे। तो क्या सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही एक ऐसी जांच है जिससे पता चले कि भाई गॉल स्टोन गल रहा है क्या नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी क्या है ये समझिए। जब आप हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि सर हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन आपको गलाना है, तो हम किस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं? नंबर 1 हम आपके स्टूल टेस्ट को देखते हैं, नंबर 2 हम लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, नंबर 3 हम लिवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं, नंबर 4 अल्ट्रासाउंड देखते हैं। ये चारों जांचें, ये चारों इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी हैं, और यही इन्वेस्टिगेशंस बताती हैं कि भाई वो दवाइयाँ जो हैं वो पेशेंट के ऊपर काम कर रही हैं या काम नहीं कर रही हैं, गॉल स्टोन गला रही हैं या नहीं गला रही हैं। देखिए स्टूल टेस्ट की वैल्यू क्या है। जब आप स्टूल टेस्ट करा के लेके आते हैं तो वहाँ पर इंडाइजेशन से जुड़े जितने भी सवाल हमारे मन में होते हैं, उन सारे सवालों के जवाब वहाँ पर हमें उस स्टूल टेस्ट की रिपोर्ट से मिल जाते हैं। दूसरा, लिवर फंक्शन टेस्ट से पता चल जाता है कि आपका लिवर कितना कैपेबल है, पहले से बेहतर हुआ या नहीं हुआ, दवाइयों की वजह से एसजीओटी लेवल्स, एसजीपीटी लेवल्स, अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स सब पे कितना फ़र्क पड़ा है। तीसरा, लिपिड प्रोफाइल। भाई लिवर का बेसिक काम है फैट मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी बॉडी में जो लिपिड प्रोफाइल्स हैं वो एलिवेटेड हैं, और अगर हम लिवर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर का स्टोन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है हमें लिवर की दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। ऐसी कंडीशन में जब लिवर पहले से बेहतर होगा तो आपके लिपिड प्रोफाइल्स भी पहले से बेहतर होंगे। चौथा, जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि भाई अब इस समय आपके गॉल ब्लैडर दिखने में कैसा है, उस गॉल ब्लैडर के अंदर नंबर ऑफ स्टोन्स थे उनके क्या हाल हैं। लेकिन समझिए कि अल्ट्रासाउंड जो है वो सिर्फ एक सोनार की तरह काम करता है, यानी साउंड वेव्स पर काम करता है। तो इट इज़ जस्ट एन एजम्पशन। जो हमें दिखाई दे रहा है साउंड वेव से, जो मशीन परसीव कर रही है, इट इज़ जस्ट एन एजम्पशन। उसमें हमेशा थोड़ा बहुत एरर होने के चांसेस रहते हैं डिपेंडिंग फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर। इसलिए आप ये मत सोचें कि भाई अभी तो 1 mm का फ़र्क आया या फ़र्क नहीं आया तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि गॉल स्टोन गल रहा है कि नहीं गल रहा है। अरे भाई कोई स्टोन अगर हार्ड होगा तो दवा देने के बाद धीरे धीरे करके सॉफ्ट होगा, पहले सॉफ्ट होने के बाद ही तो गलेगा ना। ये बहुत ज़रूरी है समझना। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि दवा देने के बाद जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं 60 डेज़ में तो दिखता है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी टेस्ट कराया, लगभग सपोज करिए 30 डेज़ के बाद या 45 डेज़ के बाद या 60 डेज़ के बाद आपने टेस्ट कराया, और आपके लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, स्टूल और अल्ट्रासाउंड, इन चारों टेस्ट में पहले के मुकाबले पेशेंट बेहतर है, इन इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से कंडीशंस बेटर हैं, तो इसका मतलब होता है कि भाई हमारी दवाइयाँ पेशेंट के ऊपर काम कर रही हैं। केवल अल्ट्रासाउंड ही ऐसा पैरामीटर नहीं है जो कि आपको बताएगा कि भाई दवाइयाँ गॉल स्टोन के ऊपर काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसलिए जब भी आप सोचें कि हमें गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट करवाना है, दवाइयों के बारे में सोचिए पहले। अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेशन है तो सर्जरी के बारे में भी ज़रूर सोचिए। पर अगर एक कैपेबल डॉक्टर आपके पास है जो कि आपको कह रहा है कि भाई अगर आप दवा खाओगे मुझे 60 डेज़ दो, 60 डेज़ में अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, और इन चारों रिपोर्ट्स में रिजल्ट मिल रहा है, भले ही चाहे वो रिजल्ट सिर्फ 25% है, और अल्ट्रासाउंड में भले ही चाहे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए लेकिन बाकी इन्वेस्टिगेशंस में चेंजेस आए हैं, सो दैट मीन्स दवाई काम कर रही है। आपको थोड़ा सा समय और देना चाहिए, और ये समय आपको इसलिए देना चाहिए, वो पैसे आपको दवाइयों के ऊपर इसलिए खर्च करने चाहिए क्योंकि अगर आपका गॉल स्टोन एक बार रिमूव हो जाता है और गॉल ब्लैडर भी साथ में रिमूव कर दिया जाता है, तो फिर आपको ताउम्र बहुत सारे परहेज़ करने पड़ जाएंगे, बहुत सारी तकलीफ़ें आपको होंगी, और बीच बीच में इंडाइजेशन इश्यूज़ होते रहेंगे। एज़ पर द रिसर्च भी देखा गया है कि जब आप गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स कई सालों तक सिम्टोमेटिक रहते हैं, उन्हें गैस्ट्राइटिस इश्यूज़, इंडाइजेशन इश्यूज़ रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इलाज कराने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले दवा के बारे में सोचिए। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई जो दावे हैं वो दावे कितने सक्सेसफुल हैं। देखिए अगर आप मेरी बात करें, मैंने ऑनलाइन आज जो वीडियोस पहले भी डाले थे उसमें कई सारे पेशेंट्स मेरे पास आए जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, हमने ट्रीटमेंट किया। मैं आपसे साफ तौर पर कहूँगा, जिस भी मरीज़ ने मेरे द्वारा बताई गई बातों को प्रॉपरली फॉलो किया, जिसने प्रॉपरली दवा खाई, जिसने मेरा साथ एटलीस्ट 3 मंथ्स तक या 90 डेज तक दिया, उसके गॉल स्टोन में चेंजेस विजिबल हैं।
और ये सिर्फ एक पेशेंट के साथ ही नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स के संग है। पर उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़े दिन तक दवा खाई, लेकिन उनको लगा कि भैया हमें तो फ़र्क ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, तो छोड़ो दवा छोड़ देते हैं। तो भाई अब ऐसे पेशेंट्स का मैं कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ, जिसने मेरा साथ दिया 90 डेज तक, जिसने मेरा साथ दिया, जिसने रिपोर्ट्स करवाए, अपने हिसाब से प्रॉपरली दवा खाई, उन पेशेंट्स पर फ़र्क पड़ा है। अब एक और सवाल यहाँ पर ये है जो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आता है कि भाई जो यूट्यूब वीडियोस पर होम्योपैथिक मेडिसिन बता दी जाती है या आप होम्योपैथिक मेडिसिन जो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, जिसमें कोलेस्टेरिनम, फेल्टाउरी, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं, ये क्या वास्तव में उतनी सक्सेसफुल हैं क्या गॉलस्टोन गलाने के लिए? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर मेडिसिन की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इन जनरल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूंगा। अगर एज अ पेशेंट आप मेरे पास आएंगे और सपोज करिए आपने मेरे को एक बार अप्रोच किया, मैंने आपकी दवाइयाँ सेट कर दी कि भाई ये दवाइयाँ आप कुछ दिन तक खाओ और कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद मेरे को दिखाओ, बिकॉज मैं ये जानना चाहता हूँ कि फॉलोअप के अंदर उन दवाइयों से आपके ऊपर कितना फ़र्क पड़ा। अब भाई पेशेंट्स क्या करते हैं कि आप जैसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सोचते हैं डॉक्टर ने दवा लिख दी, अब हमें ये दवा लगभग 6-7 महीने तक खाते रहना है। अरे भाई ऐसा नहीं है ना, आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, उन बॉडी में चेंजेस के हिसाब से हमें दवाइयाँ बदलनी पड़ती हैं। जब तक आप फॉलोअप पेशेंट का नहीं लेते हो, अगर ज़रूरत पड़ती है दवाइयाँ चेंज नहीं करते हो, तो पेशेंट्स की जो कंडीशन है, जो इम्प्रूवमेंट है, इट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, फॉलो अप ट्रीटमेंट के दौरान ज़रूर दीजिए, बिकॉज वहाँ पर दवाइयाँ बदलनी पड़ती हैं। किसी भी एक प्रॉपर मेडिसिन जो कि आपकी सेलेक्ट हुई है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसे कई महीनों तक बिना डॉक्टरी परामर्श के मत खाइए। उसमें चेंजेस की ज़रूरत आपको वास्तव में पड़ेगी, तभी आपको वो गॉल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट में रिजल्ट्स दिखाई देंगे, तभी वो स्टोन आपको डिजॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एविडेंस के बारे में कि क्या वास्तव में मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट में रिजल्ट दिए हैं। देखिए, बिल्कुल दिए हैं। मैं यहाँ पर किसी पेशेंट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी जो रिसेंटली मेरी एक कल पेशेंट से बात हुई, वो मेरे एक बहुत अच्छे पेशेंट हैं, मुझे रेगुलर फॉलोअप्स देते हैं। उन पेशेंट का जो स्टोन था, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, 26 mm का स्टोन था, एंड अभी ही वॉज डायबिटिक, 26 mm स्टोन था, और भी उन्हें तकलीफें थी, प्रोस्टेट उनका बड़ा हुआ था। अब जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए उनका गॉल ब्लैडर स्टोन इस 26 mm से 20 mm आ चुका है, प्रोस्टेट उनका नॉर्मल हो चुका है, लिवर उनका पहले से बेहतर हो चुका है, सिम्टोमेटिकली ही इज़ क्वाइट बेटर, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने वाली कि मैं जो अभी सक्सेस स्टोरी दिखा रहा हूँ, ये अभी सक्सेस नहीं हुआ है, इट इज़ ऑलरेडी, ये अभी प्रोसेस में चल रहा है। अगर 26 mm का स्टोन दवाइयों के साथ में 20 mm पर आ सकता है, 6 mm कम हो सकता है, और उसके साथ में पेशेंट को बाकी चीज़ों पे फ़र्क पड़ सकता है, तो भाई बाकी मरीज़ों पे भी फ़र्क पड़ सकता है। पर ये डिपेंड करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉलोअप्स। अगर आप किसी भी डॉक्टर को फॉलोअप नहीं देंगे तो कोई भी डॉक्टर दवाइयों से गॉलस्टोन गलाने के अपने दावे पर खरा नहीं उतर सकता है। इसलिए मेरी बात मानिए, अगर आप एक गॉलस्टोन के पेशेंट हैं और आप सोच रहे हैं अभी भी कि आपको सर्जरी करानी चाहिए या दवा खानी चाहिए, तो एक बार एक कैपेबल डॉक्टर से संपर्क करिए, दवा ज़रूर खाइए, हो सकता है आपको सर्जरी कराने की आवश्यकता ना पड़े। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी है वो बहुत ही ऑनेस्ट थी, टू द पॉइंट थी, सही जानकारी थी, और अगर आप मेरी बात से थोड़ा भी वाकया रखते हैं तो मुझे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जनहित में लोगों तक शेयर कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो नहीं चाहते उनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।